नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर के राजपूत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक का जो हमारा ये रिवीजन सेशन चल रहा है उसका बस एक ही पर्पज है कि आप इस बुक के सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। जितना भी इसमें थ्योरी पोर्शन दिया है, जितना भी न्यूमेरिकल दिया है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इसीलिए मैं इस बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आए। देखिए, कोई भी नया चैप्टर जब शुरू होता है तो मैं शुरू करने के पहले उसके थोड़ी बेसिक्स बताता हूँ, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन को आसान से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। देखिए, अगर आप आर के राजपूत की जो बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, इसके जो थ्योरी पोर्शन है और न्यूमेरिकल भी है, तो आप यकीन मानिए जूनियर इंजीनियर के किसी भी एग्जाम में आप 70 से 80% जो क्वेश्चन है टेक्निकल का उसे आप आराम से कर लेंगे। इसीलिए मैं इस बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ताकि आप अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आसानी से वो सॉल्व हो जाए। और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा ये भी पर्पज होता है कि बाय द वे अगर आपके पास बुक अवेलेबिलिटी ना हो या कहीं अगर आप जॉब वर्किंग पर्सन हैं तो भी आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक एक क्वेश्चन को हमारे वीडियो को देखते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसमें जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट जरूर किया करिए वीडियो को देखने के बाद। और जब आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो को देखते समय आप नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसे मैं बताता हूँ, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं उनके बारे में बताता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, ठीक है ना। तो आप लोग नोट जरूर बनाते जाइएगा, उनका रिवीजन भी कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, इसमें हम लोग फोर्थ चैप्टर 4 है और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम लोग कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके थ्योरी पोर्शन के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और आज इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसकी यूनिट है? फील्ड स्ट्रेंथ की, इंडक्टेंस की, फ्लक्स डेंसिटी की या फ्लक्स की? देखिए दोस्तों, जो टेस्ला होती है वह यूनिट होती है फ्लक्स डेंसिटी की। अब आइए देखते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था, ये बार मैग्नेट है, तो माना ये बार मैग्नेट है और यहाँ से इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है ना। और देखिए, यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, और इसे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं इसे ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। और ये फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और हर एक लाइन का जो है एक पर्टिकुलर, एक निश्चित मैग्नीट्यूड होता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी ये जितना फ्लक्स का जो एरिया है ना, इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी की। क्या? फ्लक्स डेंसिटी की। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब फाई बाई ए, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वह होती है वेबर, और एरिया की बात करें तो होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ला। जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है वह है एमकेएस सिस्टम में यह यूनिट होती है, और हम अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में टेस्ला इसकी यूनिट होती है, ठीक। देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि अ परमिबल सबस्टेंस इज वन। कह रहा है परमिबल सबस्टेंस कौन है। दोस्तों, आंसर जानने के पहले मैं ये जानना होगा कि ये जो परमिबियल वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। परमिबियल की बात करें तो ये परमिबिलिटी होता है, चाहे परमिबिलिटी कहें चाहे परमिबियल। देखिए, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक वर्ड पढ़ा था, परमिटिविटी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो परमिबिलिटी सेम वर्ड है। तो परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, अब परमिबिलिटी क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कि परमिबिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी सबस्टेंस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कितने अच्छे तरीके से पास कर रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोगों ने एक आयरन का पीस लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, और यहाँ से फ्लक्स को हम लोग पास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आयरन का टुकड़ा है वह फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, बहुत आसानी से अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि जो परमिबिलिटी है जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी परमिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब देखिए, मैंने क्या कहा था कि परमिबिलिटी वह प्रॉपर्टी है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी सबस्टेंस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कितने अच्छे तरीके से पास होता है, ठीक। तो देखिए, आसानी से पास करा रहा है, इसका मतलब लोहे की परमिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। देखिए, अब हम बात करते हैं परमिबिलिटी की। परमिबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं
अब जो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये एक रिलेशनशिप है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी यूनिट जो होती है वह होती है हेनरी पर मीटर, ये भी पूछा जाता है। देखिए अब ये जो म्यू नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वह कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक। और अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वह एयर के लिए 1 होती है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक रिलेशनशिप और होता है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने बताया था कि म्यू बराबर क्या होता है B/H, ठीक, मतलब फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस की जो रेशियो होता है उसे हम लोग म्यू कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस वैल्यू रिलेशनशिप को ध्यान दीजिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका नहीं कहा गया, ये वाला था, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि परमियल सबस्टेंस इज वन थ्रू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कैन पास वेरी इजली, मतलब जिसके माध्यम से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बहुत आसानी से पास कर सकें, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग, मतलब वे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी थोड़ी कम है वे किस मैग्नेट को बनाने के लिए सुटेबल हैं। देखिए आंसर जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि रिटेंटिविटी क्या होती है। क्या वर्ड है दोस्तों रिटेंटिविटी। देखिए रिटेंटिविटी का जो मतलब होता है वह होता है दोस्तों हिंदी में धारण करने की क्षमता, मतलब वह चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म को कितना ज़्यादा ग्रैप्स कर रहा है, कितना ज़्यादा धारण कर रहा है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी, वे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी लो है, मतलब जिनमें मैग्नेटिज्म कम है, वे किस प्रकार को मैग्नेट को बनाने में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होता है उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होता है, वह ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब रिटेंटिविटी इसका मतलब ज़्यादा है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनकी चुंबकत्व क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वह क्या होता है, तो उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट की जो रिटेंटिविटी है वह कम होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड एग्जिस्ट करता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर मूविंग चार्जेस। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक कॉपर लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वह ज़्यादा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, लेकिन नहीं दोस्तों। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो नॉर्मली ये सब एक कंडक्टर हैं, मैं मानता हूँ कंडक्टर हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब उस कंडक्टर में के माध्यम से करंट फ्लो हो रही हो। जैसे माना ये कंडक्टर है, अब किसी भी मतलब ठीक है ना, मान लीजिए वह आयरन का है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कुछ भी है, तो ये कंडक्टर है। जब हम लोग इसमें से आई एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ ऑटोमेटिक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। जब आई एम्पियर की करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसका और देखिए अब करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूविंग चार्जेस। कंफ्यूज होइएगा मत। देखिए अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसका डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। किसका, राइट हैंड रूल, अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक। तो देखिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, मैग्नेट किसे अट्रैक्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए हमें एक चीज़ जानना होगा कि मैग्नेट की बात कर रहा है तो मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट को 3 प्रकार में क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला क्या था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। दूसरा क्या था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा क्या था, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मतलब जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे बहुत तेज़ी से, बहुत स्ट्रांगली से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देखिए ठीक है ना। तो इसकी जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा होती है। कितना होती है दोस्तों, 100 से लगभग 1000 के बीच होती है इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें तो देखिए इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सबसे पहले कोबाल्ट, निकिल, आयरन और फेराइट, ठीक है ना। तो ये जितने मटेरियल हैं ये सब फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। देखिए अब पैरामैग्नेटिक में क्या आते हैं, पैरामैग्नेटिक में आता है आपका एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एयर हैं तो और, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, ये हो गए। और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वह 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना।
मतलब ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगर हम डायपैरामैग्नेटिक की बात करें तो डायपैरामैग्नेटिक वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उन्हें अपने आप से रिपेल कर देते हैं, दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिए कॉपर, ग्लास, बिस्मथ, ठीक हैं। और लेकिन जो एग्जाम्पल में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बस उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, दो और पूछे जाते हैं, एक होता है चांदी और एक होता है सोना, मतलब गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना। तो देखिए अब इनके बारे में, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, मैग्नेट किसे अट्रैक्ट नहीं करता है। तो देखिए कोबाल्ट, निकिल, आयरन, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो किसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉपर, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम है, वही है जितना मैंने बताया कि एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम आर मटेरियल। एल्यूमिनियम और प्लेटिनम कौन सी मटेरियल है, फेरो है कि पैरा है कि डाया है। तो दोस्तों सीधे दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि ये एल्यूमिनियम प्लेटिनम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। फेराइड्स आर विच मटेरियल, तो फेराइड क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बाय द वे पूछ लिया कॉपर के बारे में या एल्यूमिनियम के बारे में, किस प्रकार के मटेरियल हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, जो मैं क्लास में करवाता हूँ इसके पहले भी मैंने देखा है, तो मैक्सिमम बच्चे ने एल्यूमिनियम और कॉपर को भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बता दिया था, लेकिन नहीं, ये कंडक्टर मैं मानता हूँ, ठीक है ना, इनकी कंडक्टिविटी हाई है, लेकिन ये इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वह कम होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग यहाँ डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ हमें और जान लेनी चाहिए कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस के बारे में बताया था ना, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है कि अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बहने से रोकता था, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है रिलक्टेंस, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। तो रिलक्टेंस वह प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को बहने से या उत्पन्न होने से रोकता है, अपोज करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब रिलक्टेंस की बराबर क्या होता है, 1/μ/L/A, ठीक है ना। और देखिए अब इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस है वह बहुत ज़्यादा होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्लक्स तो फ्लो ही नहीं हो रहा है। और फेरोमैग्नेटिक का रिलक्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स फ्लो हो रहा है। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पॉइंट है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस कितना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। SSC JEE, UPPCL JEE और UPSSC JEE में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक। अब एस का एक रिलेशन और होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिलक्टेंस बराबर होता है कि mmf/φ, इनके रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। मैंने आपको कल बताया था। और mmf की यूनिट क्या होगी दोस्तों, एम्पियर टर्न, और फाई की वेबर, इसलिए हम लोग ये यूनिट बताते हैं कि एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है ना। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि जो एयर गैप है, ठीक, एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वह आयरन या स्टील पार्ट की अपेक्षा कितना होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, रिलक्टेंस। अभी मैंने आपको बताया कि रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखिए आयरन और स्टील पार्ट की, मतलब आयरन या स्टील की बात करें तो इसमें यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इसमें फ्लक्स बहुत ज़्यादा बहेगा, ठीक है ना, क्या होगा, फ्लक्स। तो इसका मतलब जो रिलक्टेंस है इसका बहुत कम होगा। तो कम होने का मतलब है, तो एयर गैप के बारे में पूछा है, तो एयर गैप का रिलक्टेंस कितना होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक बार मैग्नेट है और इसके एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलती हैं, कहाँ से निकल रही हैं, ये देखिए आप, नॉर्थ पोल से निकल रही है। कहाँ से, नॉर्थ पोल से। तो इनकी दिशा क्या है दोस्तों, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैंने आपको जब 3rd चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द टू कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैरी इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन। कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के दो कंडक्टर हैं, ठीक है ना, उनमें सेम करंट बह रही है आई एम्पियर की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो उनके जो दोनों कंडक्टर के बीच जो फोर्स है वह कितना होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा या आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ये जो दो कंडक्टर हैं, ठीक है ना, इसमें
सेम करंट बह रहा है, ये करंट इसका डायरेक्शन उल्टा है, आई इसमें भी बह रही है, आई एम्पियर की इसमें भी बह रही है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह डी है, ठीक। अब हम लोगों ने कह रहा है कि अब इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू पूछिए। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला होता है बताया था कि फोर्स बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू I1 I2 म्यू नॉट L अपान डी स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई डी होता है, ठीक। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, यल लेंथ कंडक्टर की लेंथ हो गई। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो आई जो है दोनों में सेम है, आई जो है दोनों में सेम है, तो I1 बराबर I2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का नया फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर म्यू नॉट L अपान 2 पाई डी। देखिए अब इस रिलेशनशिप से हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि यह फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच, इन दोनों कंडक्टर के जो अगर बल लग रहा है, जो फोर्स है वह आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाई अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, मतलब कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा थोड़ा सा रिपेल किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, वह 1 से कम होती है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा, 13वां, कह रहा है कि जब एक आयरन पीस मतलब लोहे का टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लोहे का टुकड़ा है कोई, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कह रहा है कि अगर हम इसमें एक लोहे का टुकड़ा रख दें तो क्या होता है। ये मान लीजिए हम लोहे का टुकड़ा, देखिए जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में लोहे का टुकड़ा रख देते हैं तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, मैग्नेटिक लाइन है, वह थोड़ा सा बेंड कर जाती हैं। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ समझिएगा, मैंने आपको 3% में बताया था ये सब। अरे यार सेम फिगर बना दिया। देखिए ये जो है, तो ये जो बाय द वे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये जा रही हैं, तो ये इनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक, ये जो टुकड़े की तरफ बेंड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये जो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है कंडीशन, तो कह रहा है दोस्तों, देखिए ये ऑप्शन किस में है कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ, वे अपने यूजुअल जो नॉर्मली जो पाथ है वे उनसे थोड़ा सा भटक जाती हैं, दूर हो जाती हैं, इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीसेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे यार क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन नीचे है, ये 13वां क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वह डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, किसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए बात कर रहे हैं दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता रहे हैं, तो होता क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को, जिसे हम लोग तर्जनी उंगली कहते हैं, और मिडिल फिंगर को, बीच वाली उंगली को, इस प्रकार रखें कि तीनों के बीच जो है वह 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए अब होता क्या है कि यदि जो इंडेक्स फिंगर है वह मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और जो मिडिल फिंगर है वह डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, तो जो हम लोगों का जो अंगूठा है, ठीक है ना, जो थंब है, वह डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये है, अगर हम बात करते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोस्तों किसके लिए यूज होता है, वह जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेटर में, ठीक। और देखिए एक और यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आगे पूछा भी है कि हम लोग सिर्फ राइट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं। अभी मैंने आपको ठीक पीछे बताया, राइट हैंड रूल का प्रयोग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसी करंट करेंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। दोस्तों कह रहा है कि रेशियो, देखिए एक्स बराबर होता है आई बाई एच,
इसी के बारे में पूछ रहा है। ससेप्टिबिलिटी को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, ठीक। तो देखिए, ससेप्टिबिलिटी के माध्यम से दोस्तों हम किसी भी मटेरियल के मैग्नेट बनने की कैपेसिटी को जानते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें ससेप्टिबिलिटी के माध्यम से किसी मैग्नेट के मटेरियल बनने की कैपेसिटी को जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के आकर्षित या प्रतिकर्षित होने की क्षमता को जानते हैं। जैसे अगर वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो देखिए कैसे पता चलेगा कि वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वह बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब देखिए आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वह बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वहीं पैरामैग्नेटिक की बात करें तो थोड़ा कम आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वह थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वह किसका रेशियो होता है, वह आई और एच का रेशियो होता है, ठीक। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट्स, कह रहा है दोस्तों कि लेफ्ट हैंड रूल में किसे किसे रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको बताया था क्या, चलिए ऑप्शन से देखिए, अगर आपको ऑप्शन पता है, अगर आपको आंसर पता है, ठीक है ना, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि करंट डायरेक्शन होता है जो हम लोग मिडिल फिंगर से शो करते हैं, मैग्नेट फील्ड होता है जिसे हम इंडेक्स फिंगर से शो करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है जिसे हम लोग थंब से शो करते हैं। तब तो आप डायरेक्ट डी लगा लेंगे आंसर, ठीक है ना, कि इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें आंसर नहीं पता है तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड रूल, देखिए करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। करंट तो ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें होगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो सही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब अगला कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस सही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पे तो मैं यार म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें दो कॉइल की जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार ये तीनों नहीं होंगे। अब बच रहा है चौथा, तो निश्चित रूप से चौथा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज, रिलेटिव परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वह डायमेंशन लेस होता है, मैंने आपको बताया है। और वहीं पूछ लिया कि अगर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है तो उसका क्या होता है, हेनरी पर मीटर, ठीक है ना। लेकिन रिलेटिव की पूछा है कि म्यू आर का पूछा है तो यह जो होता है डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे डायमेंशन लेस होता है। देखिए म्यू बराबर हमने आपको क्या बताया था कि म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है ना। अब इसकी बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है ना। देखिए इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर, और इसका भी यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। तो ये कट गया तो इसकी यूनिट क्या बची, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे डायमेंशन लेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैज करंट आई पासिंग थ्रू इट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर विल बी। कह रहे हैं दोस्तों कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितना है, एल है, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई यल है और उसमें आई एम्पियर की करंट को फ्लो किया जा रहा है, ठीक है ना। जब यह मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो भी उसके पैरेलल में, तो उस समय उस पर जो फोर्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, वह कितना होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये करंट फ्लो कर रहा है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल का। अब कह रहा है कि एक कंडक्टर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इसके हम पैरेलल रख दें, ठीक, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसके बीच की जो एंगल है, अगर वह थीटा बराबर जीरो है, पैरेलल है, तो पहले मतलब एंगल कुछ नहीं बनना, जीरो है, तो हम लोगों का जो फोर्स होता है ना वह मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब जीरो होता है। क्यों, देखिए मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि F इक्वल टू बिल साइन थीटा, मतलब BIL साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए BIL तो ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जीरो, ठीक है ना। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स है वह जीरो होगा, ठीक है ना, ये है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, कि द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दो लंबे पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है ना, उनके बीच का फोर्स क्या होगा। देखिए दोस्तों होता क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दो पैरेलल कंडक्टर हैं
और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे I1 मान लीजिए, यहाँ पे I2 है और इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस D है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह जो इन दोनों के बीच जो फोर्स है वह किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था अभी, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन बताया था कि F बराबर क्या होता है, म्यू नॉट L I1 I2 अपान 2 पाई डी, ठीक है ना। अब देखिए इस रिलेशनशिप से हम क्या देख सकते हैं कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पूछा है तो F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब इन दोनों कंडक्टर की जो बीच की दूरी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, कह रहा है एक वे मटेरियल जिनमें बहुत तेज़ी से जो मैग्नेटिक रिवर्सल होता है बहुत तेज़ी से होता है, उनमें क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं BH लूप का, कह रहा है ना BH कर्व। तो देखिए BH कर्व क्या होता है, ठीक। अब देखिए ये हो गया मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व। अब इसमें कह रहा है ये देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि होता क्या है, यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व छोटा होता है तो उसका हिस्टेरिसिस लॉस भी छोटा होता है। अभी हम लोग BH कर्व के बारे में अगले चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व छोटा है तो उसका जो हिस्टेरिसिस लॉस है, ठीक है ना, वो अभी छोटा होगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग करंट देते हैं, जैसा कि हमारा कोर है, जैसे ये हमारे कोर का है, ठीक है ना, जब हम लोग करंट देते हैं मतलब जब हम इसके कोर में करंट देकर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो करंट जो है लूप के डायरेक्शन को बार बार फॉलो करता है, मतलब यहाँ से करंट जो है लूप के डायरेक्शन को बार बार फॉलो करता है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद मतलब रैपिडली फॉलो करता है। देखिए ये छोटा है इस वजह से बहुत तेज़ी फॉलो कर रहा है। अगर हम वही बात करें कि अगर हम ये जो लूप है, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा बड़ा कर्व बना दें, जो लूप है थोड़ा सा बड़ा बना दें, कहने का मतलब है कि अगर ये है ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे करने के बाद देखिए अगर हम थोड़ा बड़ा करंट बना देते हैं, मतलब लूप बना देते हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए अब जो लूप है वह बड़ा होने की वजह से करंट रिवर्सल की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ है हिस्टेरिसिस लॉस कम हो रहा है तो करंट बहुत तेज़ी से रिवर्स कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से तेज़ी से जा रहा है ना। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। अब देखिए अगर हम पहले फिगर की बात करते हैं तो BH कर्व छोटा होने के कारण जो करंट रिवर्सल है बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना, और हिस्टेरिसिस लॉस भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाई परमिटिविटी वाले मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है, ठीक, जैसे आयरन में, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि आयरन की परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो लूप बनेगा वह भी कम होगा। जब लूप कम बनेगा तो उसमें जो रिवर्सल है वह बहुत तेज़ी से होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था। तो कह रहा है मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, क्या होनी चाहिए दोस्तों, हाई परमिटिविटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता भी दिया कि लोहा, तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उनका हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही कम होगा। तो मतलब जब लूप कम बनेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस ऑटोमेटिक कम होगा, तो उनमें जो करंट जो रिवर्सल है वो बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मैग्नेटिज्म परमानेंटली नहीं रिटेन करता है। तो दोस्तों वह है सॉफ्ट आयरन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा और इसका ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ परम एलॉय इज। अब परम एलॉय की बात कर रहा है कि परम एलॉय का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता क्या है। देखिए दोस्तों परम एलॉय की बात कर रहा है तो परम एलॉय जो होता है वह होता है निकिल और आयरन का मिश्रण होता है, निकिल प्लस आयरन, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें निकिल जो होता है वह 80% होता है और आयरन होता है वह 20% होता है। अब देखिए अब परम एलॉय जो, अब इसी के ही कॉम्बिनेशन को हम लोग परम एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मेन मिश्रण क्या है, वह निकिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निकिल। देखिए यहाँ पे एलॉय की बात कर रही है तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और बता देता हूँ जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों होता है ब्रास, मिश्रण पूछ लेता है कौन किसका कॉम्बिनेशन है, और दूसरा होता है ब्रांज, ठीक है ना, और तीसरा होता है सोल्डर। हैं कई, मैं आपको एक उसका अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए अब ब्रास किससे किससे बनाया जाता है, ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, किसका,
कॉपर और जिंक का। और इसमें कॉपर कितना है दोस्तों, कॉपर इसमें 70% होता है, जिंक इसमें 30% होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कम पूछता है, जैसे पैरामेला का पूछता है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो वह निकिल है। लेकिन ये जरूर पूछता है कि कॉपर और जिंक का हो गया ब्रास। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच जो होता है दोस्तों कॉपर और टिन का होता है, ठीक है ना। ब्रांच जो होता है कॉपर और टिन का होता है, यह लोग ध्यान दीजिएगा। और सोल्डर की बात करें तो वह होता है दोस्तों कि टिन और लेड का होता है, टिन और लेड का होता है। ये आप लोग ये तीनों चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है 24, द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट मेड इन। कह रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट है वह निम्नलिखित में किस में यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफार्मर। परमानेंट मैग्नेट में ट्रांसफार्मर बनाने में यूज़ नहीं किया जाता, ट्रांसफार्मर में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है रिलेटिव परमिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी कितना होती है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो म्यू आर है वह स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्लाइटली ऑप्शन सी, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका भी। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिगॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए डिगॉसिंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिमैग्नेटाइजिंग मेटालिक पार्ट्स, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि मेटालिक पार्ट से अगर जिसे किसी भी मेटालिक पार्ट पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है ना, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक, तो इसको डीमैग्नेटाइजिंग जो होता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डीगॉसिंग कहते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि सबस्टेंस विच है परमिबिलिटी लेस देन द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, कुछ है नहीं, कह रहा है कि वह सबस्टेंस जिसकी परमिबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है वह क्या कहलाता है। देखिए तो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू आर इस म्यू, अच्छा फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जिसकी परमिबिलिटी 1 से कम है, तो किसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम होती है दोस्तों, डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इन वैक्यूम। कह रहा है कि 2 पैरेलल कंडक्टर हैं लेकिन उनकी जो लेंथ है वह इनफाइनाइट है, ठीक है ना, वैक्यूम में रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है ना। अब उन कंडक्टर के बीच जो है 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर के बीच, तो उन पे जो फोर्स है, जो फोर्स फ्लो कर रहा है वह कितना लगेगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था दोस्तों, अभी बताया था कि F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2 पाई डी न्यूटन, ठीक है ना। देखिए अब का क्या रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल में है और इनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, दोनों में कितना 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह भी 1 मीटर है, d बराबर कितना है 1 मीटर, ठीक है ना। तो इन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो मैंने एक इस रिलेशनशिप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, बस इसी को रख लेना है कि F इक्वल टू म्यू नॉट I1 की वैल्यू 1 दिए हैं और I2 की वैल्यू भी 1 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, लेंथ क्या है इनफाइनाइट है, तो इसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और देखिए अब बचा क्या 2 पाई इंटू डी। अब म्यू नॉट की वैल्यू रख लेते हैं, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 अपान 2 पाई बचा ना, क्योंकि डी की वैल्यू तो 1 हो गई थी। अब इससे हम काट देंगे तो बचा गया 2 पाई। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, 2 पाई इंटू 10 पावर -7, ये है 2 पाई इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, ठीक। देखिए अब अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। 4 फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली उंगली। तो कह क्या रहा है कि इन लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर मतलब जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, वह क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो निकिल मैग्नेटिक मटेरियल है और बाकी सब क्या है, जैसे कॉपर क्या हो गया, डाया हो गया, और एल्यूमिनियम क्या है, पैरा हो गया, टंगस्टन के बारे में भी पता नहीं है, ठीक है ना, निकिल क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। अब कह रहा है कि फेराइट आर अब सब ग्रुप ऑफ। फेराइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फेराइट क्या है, फेरोमैग्नेटिक में आता है। अब कह रहा है किसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है दोस्तों यह फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। अब देखिए अब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स से, लेकिन जो इनकी मैग्नेटिक में होता है ना,
तो इनका मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व जो होता है वह फेरी मैग्नेटिक की अपेक्षा थोड़ा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ होती है वह मैंने उल्टा बोल दिया, फेरोमैग्नेटिक का ज़्यादा होता है और फेरी का कम होता है, ठीक है ना। मतलब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आज वीक फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कहने का मतलब ये है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीक फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गिलबर्ट इज अ यूनिट ऑफ, गिलबर्ट किसकी यूनिट है दोस्तों? गिलबर्ट जो होती है वह मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब एमएमएफ की वैल्यू होती है, यूनिट होती है, ठीक है ना। अब एमएमएफ इसकी एक यूनिट और क्या होती है, मैंने आपको बताया था एम्पियर टर्न पर मीटर, क्या एम्पियर टर्न पर मीटर। देखिए एमएमएफ बराबर मैंने आपको क्या बताया था, एमएमएफ इज इक्वल टू NI/2πL या 2πR, या इसी को हमने कहते हैं कि L, ठीक है ना। तो NI क्या होगा, एम्पियर टर्न, L क्या होगा, मीटर। तो एम्पियर पर टर्न पर मीटर, या इसी को हम लोग गिलबर्ट कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्किंग ऑफ अ मीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एक मीटर है उसकी जो वर्किंग थ्योरी है वह परमानेंट मैग्नेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखिए अब आगे क्या कर रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मीटर फंक्शनिंग फ्रॉम स्टे मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहा है कि मीटर को अच्छे से स्टे मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे मीटर में हमें सॉफ्ट आयरन सील्डिंग यूज कर दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम स्टे मैग्नेटिक फील्ड से मीटर को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे सॉफ्ट सील्डिंग, आयरन की सॉफ्ट सील्डिंग यूज कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज, क्या बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज। देखिए मैंने आपको बताया था कि परमेबिलिटी क्या होती है, कि हमें यह पता चलता है कि परमेबिलिटी के माध्यम से किसी भी मटेरियल में उसमें फ्लक्स कितने अच्छे से पास हो रहा है, ठीक। अब उसका उल्टा पूछा है तो मतलब फ्लक्स कितने अच्छे से पास नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स को फ्लो होने से कौन रोक रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस, ठीक है ना। तो मतलब रिलेक्टिविटी, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है द रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर जो है वह एक से कम है किसके, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है ना। और इनकी रिलेक्टेंस जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह निगेटिव होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि फाई क्या होता है, बी क्या होता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, बी इक्वल टू फाई बाई ए, ठीक है ना। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो कह रहा है कि देखिए जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन की बात किया हुआ है कि आयरन से अगर हम लोग पूरा जो मैग्नेटिज्म है उसे हम लोग पूरा निकाल देते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसे हटा देने के बाद भी आयरन में कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसे हिंदी में अवशिष्ट चुंबकत्व तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो मैक्सवेल, वेबर, टेस्ला। दोस्तों फ्लक्स की यूनिट जो होती है वह टेस्ला नहीं होती, क्योंकि टेस्ला जो होती है वह किसकी यूनिट होती है, फ्लक्स डेंसिटी की होती है। अब इसका फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और मैक्सवेल। देखिए अब वेबर और मैक्सवेल में रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, कि एक मैक्सवेल बराबर 10⁸ लाइन्स ऑफ फ्लक्स होता है, ठीक है ना, 10.8। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 39वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मैक्सिमम परमेबिलिटी। अब देखिए कॉपर, जिंक, ब्रास, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो कह रहा है मैक्सिमम परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो एवोनाइट में मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स फ्लो होता है वह आसानी से या अपने आप में से फ्लक्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करा है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मच विल बी द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रो वेबर थ्रू 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, अगर फाई की वैल्यू दिया है यहाँ पे 45 माइक्रोवेबर, और जो एरिया की यूनिट दी हुई है वह दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देखिए अब होता क्या है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, रिलेशनशिप बताया था कि फ्लक्स डेंसिटी पूछा है तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है, B = φ/a। तो फाई की वैल्यू कितनी दी है, 45। अब देखिए माइक्रो दिया है तो 10⁻⁶ के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए की वैल्यू क्या दिया है 6 × 10⁻⁴
4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.075 टेस्ला। टेस्ला कहिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज कंसर्निंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये सही है। और देखिए अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। का कहने का मतलब ये है कि किसी बिंदु पर, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह उस पॉइंट पर एक्सपीरियंस फोर्स के बराबर होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है। इंटेंसिटी की किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और होती है और फोर्स की वैल्यू कुछ और होती है, मतलब सेम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, लेकिन ऑप्शन में यही पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू अ कॉइल इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। कह रहा है कि कोई मैग्नेट है, ठीक है ना, वह कोई मैग्नेट है और किसी मैग्नेट के रिलेटिव कोई एक मैग्नेट है, वह मोशन में है, ठीक है ना। तो उसके जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मैग्नेट की बात कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी जेईई में 4 बार पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले ईयर के मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो ये एसएससी जेईई में 4 बार पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस समझने की जरूरत है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁸ वेबर या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, लेकिन जेईई है तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना। तो रिवीजन करते रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा वीडियो रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।